हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। देखो, अपनी कल तो क्लास हो नहीं पाई थी, वो थोड़ी लाइट नहीं आ रही थी, इस वजह से सभी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी। कल तो कोई भी क्लास नहीं लगी आपकी। तो अपने जो एडजस्टमेंट चल रहे थे, और उसमें परसों मैंने बताया था तुम्हारे को बेड डेब्ट्स के बारे में, ठीक है। तो उस बेड डेब्ट्स को एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो आपके 12th में काम आएगा। अब वो 11th में अगर हो जाता तो उसमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब इसलिए उसको बताना जरूरी है। बेड डेब्ट्स के लिए मैंने इतना तो बता दिया था कि देनदारों से जो राशि वसूल नहीं होती है उसे हम कहते हैं बेड डेब्ट्स, ठीक है। और हम जो खाते तैयार करते हैं 31 मार्च को या 31 दिसंबर को, उससे पहले हमारे को मालूम चल जाता है कि इतना पैसा डूब गया है या प्राप्त नहीं होगा। तो उसको हम क्या करते हैं, जो हमारे डेटर्स होते हैं, देनदार होते हैं, उनमें से लेस करके दिखा देते हैं। तो अब हमारे जो उसमें ट्रायल बैलेंस होता है, क्योंकि हम जो फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं वो किसकी सहायता से तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस की सहायता से। तो ट्रायल बैलेंस में जो डेटर्स का जो बैलेंस दिया हुआ रहता है वो होता है बेड डेब्ट्स को लेस करने के बाद। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर तलपट बना हुआ है, ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, उसमें बेड डेब्ट्स का अमाउंट भी है, डेटर्स भी है, तो वो जो डेटर्स होते हैं, देनदार होते हैं, उनमें से वो बेड डेब्ट्स का जो पैसा है वो पहले से ही लेस हम कर चुके हैं। कारण उसका हमारे को पहले मालूम चल चुका था कि इतना पैसा डूब चुका है या ये प्राप्त नहीं होगा। तो जिस अमाउंट का हमारे को पहले से कंफर्म था कि ये पैसा प्राप्त होने वाला नहीं है, उसको तो हम लेस कर देते हैं। लेकिन अब हमारे जो शेष देनदार बचे हैं उनमें से ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो 100% ही पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि उनमें से भी कई डेटर्स है, देनदार है, ऐसे होते हैं जिनका पैसा प्राप्त होना डाउटफुल होता है। क्योंकि हमारे जितने भी कस्टमर होते हैं उनका हमारे को मालूम रहता है कि ये क्या है, बिल्कुल ईमानदार है और इसका पैसा टाइम पर हमारे को प्राप्त हो जाएगा, या थोड़ा लेट हो जाता है फिर भी प्राप्त होगा। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं, पहले मालूम नहीं होता है, बाद में मालूम चलता है। क्योंकि ये मैंने पहले बताया था कि यदि व्यापारी को पहले से मालूम हो कि ये पैसा प्राप्त होने की संभावना नहीं है या डूब सकता है, तो व्यापारी उनको उधार माल बेचेगा ही नहीं। तो इसका पता चलता है बाद में, उनके बिहेव से, उनके व्यवहार से। भाई जैसे कई कस्टमर है, हर 15 दिन में, 20 दिन में हमारे से माल ले जाते थे उधार और पेमेंट कर देते थे 20 दिन में, 1 महीने के अंदर। अब कई कस्टमर ऐसे हैं जो 3-4 महीने से हमारे संपर्क में नहीं है, पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और ये भी मालूम चल गया है कि वो किसी दूसरे कस्टमर से माल खरीद, वो किसी दूसरे व्यापारी से माल खरीद रहे। तो फिर ये डाउट हो जाता है कि ये पैसा है शायद प्राप्त नहीं हो, मतलब डाउटफुल हो जाता है, जरूरी नहीं है कि वो कंफर्म डूबे ही। तो हमारे जो देनदार बचे हैं उनमें से कितने देनदार ऐसे हैं जिनका पैसा डाउटफुल है, यानी कि पैसा है वो प्राप्त होने की संभावना कम है, मतलब संदिग्ध है, निश्चित नहीं है। तो अनुमान लगाते हैं। ये अनुमान होता है, फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जितना अनुमान लगाया जाता है वो पैसा उससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए कि अनुमान होता है। अब ये अनुमान है, या तो पैसे को लेकर के हो सकता है कि इतना पैसा प्राप्त नहीं होगा, या फिर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि हमारे इतने देनदार है, हमारे क्या है 60-70 कस्टमर है, उनमें से हमारे 5% या 10% डेटर्स देनदार है वो ऐसे हैं जिनका पैसा डाउटफुल है या प्राप्त नहीं हो सकता है। तो उनका अमाउंट कितना है या टोटल अमाउंट कितना है, उसके आधार पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पैसा डूबने की संभावना है या अनुमान लगाया जाता है, इसके लिए पहले से अनुमान लगाकर, मैंने बताया कि इसके लिए पहले से अनुमान लगा लिया जाता है कि इतना पैसा है वो डाउटफुल है या प्राप्त होने की संभावना नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस पैसे को बेड डेब्ट्स के नाम से
यानी कि डाउटफुल बैड डेब्ट्स के नाम से दिखा करके उसको डेटर्स में से लेस कर देते हैं। वो लेस इसलिए करते हैं ताकि हमारे को ये कंफर्म रहे कि अब हमारे जो शेष देनदार बचे हैं उनका पैसा तो हमारे को प्राप्त होगा ही होगा, मतलब वो शुद्ध देनदार हो जाते हैं। तो इसलिए हम कभी भी किसी को पेमेंट करना है तो हम ये मालूम कर लेते हैं कि हमारे जो देनदार है उनमें से ये देनदार ऐसे है कि इतना पैसा तो हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि डाउटफुल होता है वो बाद में अगर प्राप्त हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा हम उसको डेटर्स में से लेस कर देते हैं। तो ये जो अनुमान लगा करके ये जो पैसा है डेटर्स में से लेस कर देते हैं और उस पैसे को हम क्या करते हैं, प्रोविजन के नाम से दिखाते हैं। उसको हम किस नाम से दिखाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये जो पैसा है डूबने की संभावना होती है जिसके लिए हम अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगा करके उसको डेटर्स में से लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम किस नाम से दिखाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। प्रोविजन का मतलब होता है आयोजन, डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि संदिग्ध ऋण। संदिग्ध ऋण कौन से, वो देनदार जिनका पैसा संदिग्ध है, डाउटफुल है। अब हमारे ये जो अनुमान लगाया जाता है पैसा डूबने की संभावना, ये हर वर्ष के अलग अलग होते हैं क्योंकि हमारे जो देनदार होते हैं वो बदलते रहते हैं, डेटर्स में कमी वृद्धि होती रहती है, इसलिए इनका जो अमाउंट होता है वो भी परिवर्तित होता रहता है। कभी ये प्रोविजन है कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हर वर्ष के हमारे देनदार अलग अलग होते हैं। तो व्यापारी के द्वारा ये जो अनुमान लगाया जाता है डूबत ऋण की संभावना, ये हर वर्ष का अलग अलग होता है। तो हर वर्ष बनाया जाता है ऐसा प्रोविजन, ठीक है। तो ऐसा जो प्रोविजन बनाया जाता है, मैंने क्या बताया, इसको किस नाम से दिखाया जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से, ठीक है। आ रही है आवाज मेरी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है। ठीक है। तो ये जो पैसा डूबने की संभावना है इसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से दिखाते हैं। कितना होता है ये प्रश्न में दिया जाएगा, कितना पैसा संदिग्ध है यानी कि डाउटफुल है, तो या तो प्रतिशत होता है या फिर पैसा होता है। अधिकतर 90% मामलों में यह प्रतिशत दिया हुआ रहता है कि हमारे जो देनदार है उनमें से 5% राशि प्राप्त होने की संभावना कम है। 8% हो सकता है, 10% हो सकता है, जो भी है वो प्रश्न में दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हर वर्ष ये प्रोविजन बनाया जाता है। तो हर वर्ष प्रोविजन बनाया जाता है। तो अब ये जो प्रोविजन बनाया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ये जो प्रोविजन बनाया जाता है अगले वर्ष उनमें से कोई पिछला पैसा प्राप्त हो जाता है या कई बार प्राप्त नहीं होता है, ये बात की बात है, वो प्रश्न में सूचना होती है। तो ये जो प्रोविजन बनाया जाता है हर वर्ष, तो जिस वर्ष के हम खाते बनाते हैं, जैसे हम 2021 के खाते तैयार कर रहे हैं, 2021 के हम खाते तैयार कर रहे हैं, तो 2021 में हमने जो अनुमान लगाया है कि इसमें हमारे जो देनदार है 2021 के अंत में या इस वर्ष के, उसमें से इतना प्रतिशत पैसा प्राप्त होने की संभावना नहीं है, और उसके लिए हमने जो ये प्रोविजन बनाया है इसको हम कहते हैं न्यू प्रोविजन। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रोविजन। दिखाते तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से ही है, लेकिन न्यू प्रोविजन इसलिए है क्योंकि ये चालू वर्ष का है। मैंने भी क्या बताया था कि ऐसा जो प्रोविजन है, जो अनुमान होता है या जो फंड होता है, जैसे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन वो पैसा हम पेमेंट थोड़े करते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि इतना संपत्तियों के मूल्य में कमी हो गई है, तो उसको हम क्या करते हैं, खर्चा मान करके वो पैसा अलग दिखा देते हैं डेप्रिसिएशन फंड के नाम से। ऐसे ही ये होता है, ये जो बैड डेब्ट्स का प्रोविजन होता है, इसका जो पैसा है वो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के नाम से अलग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हर वर्ष बनाया जाता है, तो जिस वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे हैं और उस वर्ष का हमने जो अनुमान लगाया है
तो वो तो हमारे लिए क्या कहलाता है, न्यू प्रोविजन। तो ऐसा जो प्रोविजन हमने पिछले वर्ष भी बनाया होगा, तो पिछले वर्ष का जो प्रोविजन बना हुआ है, पिछले वर्ष का जो प्रोविजन होता है वो होता तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से ही होता है, लेकिन वो पुराना आयोजन कहलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रोविजन। उसको हम क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रोविजन। ऐसा जो प्रोविजन बनाया जाता है, डूबत ऋणों के लिए आयोजन बनाया जाता है, जिस वर्ष के हम खाते तैयार कर रहे हैं उस वर्ष का बनाया जाता है, वो तो होता है न्यू प्रोविजन। नाम तो ये लिखा जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, लेकिन ऐसे हमने पिछले वर्ष भी बनाया था, तो प्रश्न में उसकी भी सूचना होती है। जो पिछले वर्ष बनाया था वो होता है ओल्ड प्रोविजन, पुराना आयोजन। पिछले वर्ष का ओल्ड प्रोविजन होता है और चालू वर्ष का न्यू प्रोविजन होता है। अच्छा, ओल्ड प्रोविजन होता है, ये तो तलपट में दिया हुआ होगा पहले से ही, क्योंकि हम पहले बना चुके हैं। जो ओल्ड प्रोविजन होता है ये ट्रायल बैलेंस में पहले से ही दिया हुआ रहता है, इसको हमारे को अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम पहले बना चुके हैं उसको। और जो न्यू प्रोविजन है वो तो हम चालू वर्ष में अब बनाते हैं, सूचना दी जाती है कि इतना प्रतिशत, तो फिर हम निकालते हैं। तो न्यू प्रोविजन तो हमारे को निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। और ओल्ड प्रोविजन यानी कि पिछले वर्ष हमने कितना बनाया था वो तो पहले से बना हुआ होता है, और पहले से बना हुआ है तो वो तलपट में यानी कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर तलपट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से पहले से ही पैसा दे रखा है, तलपट में पहले से दिया हुआ है अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से, वो ओल्ड प्रोविजन होता है। तलपट में ध्यान रखना कि अगर ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से पैसा दिया हुआ है पहले से ही, तो वो क्या होता है, ओल्ड प्रोविजन। और नया जो होता है वो तो अलग से नीचे सूचनाएं दी जाती है, अलग से, तलपट में नहीं होता है ये, क्योंकि ये तो हमारे को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अलग से करना पड़ता है न्यू प्रोविजन, क्योंकि ये तो हमने अब अनुमान लगाया वर्ष के अंत में कि अब वर्ष के अंत में हमारे जो देनदार बचे हैं उनमें से कितना पैसा डाउटफुल है, और पिछले वर्ष हमने कितना निकाला था वो तो पहले से दिया हुआ होता है, वो तलपट में पहले से दिया हुआ रहता है। नाम तो यही लिखा जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, अब ये तलपट में कैसे दिया हुआ रहता है, तो मैं तुम्हारे को एक इसका इलस्ट्रेशन है वो बता देता हूं कि तलपट में ये चीजें कैसे दिखाई भी रहती है, और फिर हम उसको फाइनल अकाउंट में कैसे दिखाते हैं वो देखिए इसमें। ट्रायल बैलेंस, अच्छा तलपट है, इसके लिए मैंने बता दिया था ये अधिकतर तो वर्ष के अंत में बनाया जाता है, लेकिन बड़े व्यापारिक संस्थान है वो साल में 2 बार बना सकते हैं, लेकिन वर्ष के अंत में एक बार फाइनल अकाउंट से पहले इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि वर्ष के अंत में हमारे अब लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं, उन्हीं की सहायता से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो तलपट है वर्ष के अंत में बनाया जाता है, तो अधिकतर आपके प्रश्न में ये वर्ष के अंत में दिया जाता है, या तो 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर। और इसका फॉर्मेट है, ये 11th क्लास में तुमने बनाया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। इधर तो आपके वो सीरियल नंबर होता है, पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर 1 2 3 4, ठीक है, और इसके बाद में आपके अगला कॉलम होता है नेम ऑफ लेजर अकाउंट। खाते का नाम, और ये 2 कॉलम होते हैं डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये आपके तलपट का होता है, और फिर हम क्या करते हैं, इसका टोटल लगाते हैं, तो इसका टोटल हमेशा बराबर आता है। ठीक है, ये मैंने बताया था कि डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्षों का टोटल है वो बराबर आता है, क्योंकि बराबर आने पर ही माना जाता है कि
हमारे से लेखा पुस्तकों में कोई गलती नहीं हुई है। टोटल बराबर नहीं आता है तो हम सस्पेंस अकाउंट के नाम से अंतर की राशि लिख देते हैं। 11वीं क्लास में ये मैंने आपको बताया था। तो अब ये तलपट है, ट्रायल बैलेंस आपके बना हुआ है और ट्रायल बैलेंस में सूचना दे रखी है, वो कैसे दे रखी है वो देखिए। इसमें इसमें क्या है, डेटर्स दे रखे हैं, देनदार दे रखे हैं तलपट में। जैसे ये आपके 31 मार्च है, 31 मार्च 2021, मतलब 2021 31 मार्च को हमने तलपट तैयार किया था और उसमें हमारे को मालूम चला कि डेटर्स जो है वो दे रखे हैं 50,500, 50,500 दे रखे हैं डेटर्स। और इसके अलावा इसमें सूचना दे रखी है, बैड डेब्ट्स दे रखे हैं 1500 रुपए डेबिट साइड में। ये हमेशा डेबिट साइड में होता है क्योंकि बताया था मैंने, देनदारों का जो बैलेंस होता है वो डेबिट ही होता है और क्रेडिटर्स का क्या होता है, क्रेडिट होता है। और बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस है, इसलिए हमेशा इसको डेबिट साइड में ही दिखाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें एक मद और दे रखी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, वो दे रखा है, मान लो कि 2,000 रुपये। इसके लिए मैंने बता दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यानी कि ऐसा अमाउंट जिसके लिए हम अनुमान लगाते हैं कि इतना पैसा डूबने की संभावना है। और ऐसा प्रोविजन हर वर्ष बनाया जाता है। तो हर वर्ष बनाया जाता है तो जो हमने पिछले वर्ष बनाया था तो हम पहले राशि कैलकुलेट कर चुके हैं। तो तलपट में ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से पैसा दिया हुआ रहता है, ये पिछले वर्ष का है। ये क्या है, पिछले वर्ष का, यानी कि ये ओल्ड प्रोविजन है। इसमें लिखा हुआ नहीं रहता है ओल्ड प्रोविजन, मैं पहचान के लिए बता रहा हूं कि तलपट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से जो अमाउंट होता है वो हमेशा ओल्ड प्रोविजन होता है, यानी कि पिछले वर्ष का है, चालू वर्ष का नहीं है। क्योंकि कितना पैसा डूबने की संभावना ये हम हर वर्ष ज्ञात करते हैं। ऐसा प्रोविजन बनाते हैं, एक फंड बनाते हैं, कितना पैसा डूब सकता है। तो हमने पिछले वर्ष हमने ऐसा प्रोविजन बनाया था, वो तलपट में अगर दिया हुआ है तो ध्यान रखना ये पिछले वर्ष का होता है और ये ओल्ड प्रोविजन होता है। और इसका अमाउंट कहां होता है, क्रेडिट साइड में, डेबिट में नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि अगर आपको प्रश्न दे रखा है और प्रश्न में जो तलपट दिया हुआ है उस तलपट के क्रेडिट साइड में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से जो पैसा दे रखा है वो हमेशा ओल्ड प्रोविजन ही होता है। ठीक है। डूबत ऋण संदिग्ध ऋण आयोजन है ये, यानी कि पैसा डूबने की संभावना, लेकिन पिछले वर्ष का। क्योंकि चालू वर्ष में कितनी संभावना है उसको तो हम कैलकुलेट अब करेंगे, वो कभी भी तलपट में नहीं होता है, वो नीचे अलग से सूचना दी हुई रहती है। अब ये तलपट में ये इसकी तो सूचना ये है, अब नीचे क्या है, सूचना है। अब नीचे सूचना है वो क्या है वो देखिए। इसमें नीचे ये जो दे रखा है इसके अलावा सूचनाओं में अपने को दे रखा है तलपट के नीचे 500 रुपए डूबत ऋण के और अपलिखित कीजिए तथा देनदारों पर अ, 5% डूबत ऋण आयोजन बनाइए। ये प्रश्न में सूचना दे रखी है नीचे
तलपट बना हुआ है नीचे। हमेशा ध्यान रखना क्लोजिंग जो स्टॉक होता है वो भी हमेशा तलपट के नीचे दिया हुआ रहता है, अलग से, तलपट के अंदर नहीं होता है। क्योंकि अगर तलपट के अंदर ही क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक को वैसे हम दो जगह दिखाते हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में और एक बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक तलपट में दिया हुआ है तो फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाते, केवल बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे एसेट्स पक्ष में। तो इसलिए तुमने जितने भी प्रश्न देखे होंगे 11 के, क्योंकि अपनी किताब में प्रिंटिंग में बहुत गलतियां थी, उसमें तलपट में नीचे अलग से दिया हुआ रहता है, तलपट में अलग से क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो उसको हम दोनों जगह दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट में भी दिखाएंगे। तो हमेशा अलग ही होता है ज्यादातर, मतलब 90% आपके नीचे ही होता है, अंदर नहीं होता है। तो ऐसे ये सूचना भी दे रखी है, ये तो तलपट के अंदर सूचना दे रखी है और तलपट के नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, अतिरिक्त सूचनाएं, एडिशनल इंफॉर्मेशन, इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। और अतिरिक्त सूचनाओं में क्या दे रखा है कि 500 रुपए डूबत ऋण के और अपलिखित कीजिए। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो तलपट है हमने 31 मार्च को बनाया, 31 मार्च को जब हमने बना लिया, जब 31 मार्च को तलपट हमने तैयार कर लिया था, एक्चुअल में क्या ये एक दिन का काम नहीं होता, कई दिनों का काम होता है। 31 मार्च को तो हम क्या करते हैं, टोटली बनाते हैं, ऐसे ये प्रोसेस तो कई दिनों से चलता रहता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में जब 31 मार्च है या 31 दिसंबर है, उस दिन हम क्या करते हैं, केवल उसका बैलेंस निकालते हैं और टोटल लगा करके दिखा देते हैं, क्योंकि एक दिन में सारा काम नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो ये काम पहले से चलता रहता है, तो हमने पहले से मालूम कर लिया था, एक हफ्ते पहले हमारे लेनदार देनदार कितने हैं, स्टॉक कितना है, टोटल खर्चे कितने हैं। 31 मार्च को तो हमने क्या किया, उनका टोटल लगा करके फिर उसमें दिखा दिया, टोटल लगा लिया। जब 31 मार्च को हमने टोटल लगा लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हमारे को मालूम हुआ कि 500 रुपए और डूब गए, मतलब इसका पता हमारे को बाद में चला है। ये देखो अंदर दे रखा है बेड डेट्स 1500 रुपए, ये अंदर जो बेड डेट्स दे रखा है इसका पता तो हमारे को पहले ही चल चुका था। जब हम तलपट बना रहे थे, तलपट बनाने से पहले ही मालूम चल चुका था कि इतना पैसा डूब चुका है। तो ये पैसा डूब चुका है तो हमने उसको देनदारों में से पहले लेस कर दिया, यानी कि इसमें जो आपके जो डेटर्स दे रखे हैं, ये 50,500 जो डेटर्स दे रखे हैं, ये 1500 रुपए लेस करने के बाद में है, क्योंकि लेस करने से पहले हमारे देनदार कितने थे, 52,000, हमारे 52,000 थे और हमारे को मालूम चल चुका था पहले कि ये 1500 रुपए हमारे को मिलने वाले नहीं है, ये प्राप्त नहीं होंगे, कंफर्म हो गया। तो हमने क्या कर दिया, उसको देनदारों में से लेस कर दिया और लेस करने के बाद में हमने ज्ञात कर लिया कि हमारे जो देनदार है अब वो कितने बचे हैं, 50,500 बचे। ठीक है, तो ये तो हमारे को पहले मालूम चल चुका था, इसलिए ध्यान रखना कि 1500 रुपए बेड डेट्स है, ये हम पहले देनदारों में से लेस कर चुके हैं। अब क्या है, जब तलपट हमने तैयार कर लिया तो बाद में मालूम हुआ कि एक ग्राहक ऐसा और है जिसका अब कंफर्म हो गया है कि उससे भी उसके 500 रुपए थे, वो पैसे भी हमारे को प्राप्त होने वाले नहीं है, कंफर्म हो गया प्राप्त नहीं होगा, डाउटफुल नहीं है, कंफर्म हो गया कि ये पैसा प्राप्त नहीं होगा। और वो पैसा कितना था, 500 रुपए। लेकिन इसका पता हमारे को कब चला, तलपट तैयार करने के बाद में, इसीलिए तो नीचे सूचनाओं में दे रखा है। तो इसलिए नीचे सूचनाओं में दे रखा कि 500 रुपए डूबत ऋण के और अपलिखित कीजिए, यानी कि और कम कीजिए, कि 500 रुपए और पैसा डूब गया है। तो एक तरह से बेड डेट्स ही है, लेकिन इसका पता हमारे को बाद में चला, मतलब अतिरिक्त राशि हो गई। ये 1500 रुपए तो पहले डूब ही चुके थे, ये भी बेड डेट्स है, ये भी बेड डेट्स है, डाउटफुल नहीं है, कंफर्म हो गए। लेकिन ये एक अतिरिक्त राशि है, ये एक अतिरिक्त राशि है और इसका पता हमारे को बाद में चला है कि ये पैसा हमारे को प्राप्त नहीं होगा। जब बाद में चला है तो इसलिए हम इसको किस नाम से दिखाते हैं, फर्दर बेड डेट्स। इसको हम किस नाम से दिखाते हैं, फर्दर बेड डेट्स, यानी कि अतिरिक्त डूबत राशि। ये तो डूबत राशि है, ये भी डूबत राशि है, लेकिन ये अतिरिक्त है, बाद में पता चला है, एडिशनल या फर्दर। तो एडिशनल लिख सकते हैं, फर्दर लिख सकते हैं,
तो ये फर्दर बैड डेब्ट्स है और इसका पता हमारे को चला था बाद में, तलपट तैयार करने के बाद में, कि इतना पैसा और डूब गया है। ठीक है, तो अब हमारे बैड डेब्ट्स का पैसा और बढ़ गया, यानी कि ये 500 रुपए हमारे को देनदारों में से लेस करने पड़ेंगे। ये 500 रुपए है वो हमारे को देनदारों में से लेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पता तो हमारे को बाद में चला है। ये 1500 रुपए ये तो हम डेटर्स में से यानी कि देनदारों में से पहले ही लेस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसका पता हमारे को पहले चल चुका था, इसलिए हमने इनको डेटर्स में से लेस कर दिया। लेकिन ये 500 रुपए जो डूबत ऋणी के हैं, है तो बैड डेब्ट्स ही, लेकिन इसका पता हमारे को बाद में चला है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम से बाद में हम डेटर्स में से लेस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे बैड डेब्ट्स और बढ़ गए। 1500 रुपए तो पहले से ही थे, 500 रुपए और हो गए, टोटल 2000 हो गए। बस फर्क इतना ही है कि ये जो 1500 रुपए थे ये हम पहले लेस कर चुके थे डेटर्स में से, क्योंकि इसका पता हमारे को पहले चल चुका था। और ये 500 रुपए जो डूबत ऋण के हैं, इसका पता हमारे को बाद में चला है, हमने इनको लेस नहीं किया, इसलिए इनको देनदारों में से लेस करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब देखो इसके आगे और क्या दे रखा है कि देनदारों पर 5% डूबत ऋण आयोजन बनाइए। अब इसके बाद में जो देनदार बचेंगे, मतलब इस 500 रुपए को लेस करने के बाद हमारे देनदार कितने थे, 50,500। ये 1500 रुपए हम पहले लेस कर चुके हैं, लेस करने के बाद में 50,500 है। अब 50,500 हमने ज्ञात कर लिया था कि हमारे देनदार 50,500 है, और तलपट जब तैयार कर लिया उसके बाद में मालूम हुआ कि 500 रुपए और डूब गए, तो ये 500 रुपए हम और लेस करेंगे किसमें से, 50,500 में से। तो 500 रुपए हमने और लेस कर दिए, तो अब हमारे देनदार कितने बचे, 50,000। अब हमारे देनदार 50,000 है, लेकिन जो 50,000 के हमारे अब जो देनदार बचे हैं उनमें से हमारे को डाउटफुल है और हमारे को क्या है, डाउट है कि हमारे जो देनदार बचे हैं 50,000, उसका 5% पैसा है वो डूब सकता है, मतलब 5% पैसा शायद प्राप्त नहीं होगा, संभावना। लेकिन अभी तो हमारी संभावना यही है कि 50,000 का 5%, तो 50,000 का 5% कितना होता है, 2500 रुपए, यानी कि 50,000 में से 2500 रुपए प्राप्त होने की संभावना नहीं है। अब 50,000 में से 5%, 2500 रुपए प्राप्त होने की संभावना नहीं है, इसको हम किस नाम से दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। ये न्यू प्रोविजन है, क्योंकि ये चालू वर्ष का, इस वर्ष के हम खाते बना रहे हैं, और इस वर्ष का जो पैसा डूबने की संभावना है जिसके लिए हमने अनुमान लगाया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, वो क्या है, न्यू प्रोविजन। पहले से दे रखा है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये ओल्ड प्रोविजन है। और जो अब हम अनुमान लगा रहे हैं इस वर्ष का कि ये इतना पैसा डूबने की और संभावना है, ये पैसा डूब चुका है, पहले चल चुका था। ये 500 रुपए डूबने का पता हमारे को बाद में चला, और बाकी जो देनदार बचे उसमें भी हमारे को डाउट हो रहा है कि 5% राशि शायद प्राप्त नहीं होगी। अब बाद की बात अलग है कि वो राशि कम होती है, ज्यादा होती है, लेकिन अभी तो हमारा अनुमान यही है कि 5% कितने का, 50,000 का। तो 50,000 का 5% कितना होता है, 2500 रुपए। तो 2500 रुपए प्राप्त होने की संभावना नहीं है। इसको हम किस नाम से दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से। लेकिन ये इस वर्ष का प्रोविजन है, इसलिए ये क्या होता है, न्यू प्रोविजन। ठीक है, अब ये न्यू प्रोविजन हो गया। अब इन सब चीजों के बारे में मैंने बता दिया। ये पहले से आपकी जो बैड डेब्ट दे रखा है पहले ही मालूम चल चुका था, ये डेटर्स में से लेस किया हुआ है, इसलिए डेटर्स में से लेस नहीं करेंगे क्योंकि घटाने के बाद में हमारे देनदार है। और ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है तलपट में, ये हमने पिछले वर्ष अनुमान लगाया था कि पिछले वर्ष इतना पैसा डूब सकता है, ये ओल्ड प्रोविजन है, तो ये पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, ये ओल्ड प्रोविजन होता है, हमेशा तलपट के सीआर साइड में आता है, ध्यान रखना। और तलपट तैयार करने के बाद में मालूम हुआ कि 500 रुपए की राशि और डूब गई है, जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त डूबत राशि। बैड डेब्ट्स ही है, लेकिन ये बाद में मालूम चला तो ये अतिरिक्त डूबत राशि है। और बाकी जो देनदार बचे हैं उसमें से 5% राशि डूबने की और संभावना है, ये क्या कहलाएगा, न्यू प्रोविजन। ठीक है, तो एक बार ये छोटा सा प्रश्न है
इसको अपनी कॉपी में उतार लेना, इतना सही है। फिर मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूं कि इसको हम कैसे दिखाएंगे। तो इसको सबसे पहले इसका एडजस्टमेंट दो जगह करते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। इसका जो एडजस्टमेंट है दो जगह करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो इसको, अच्छा ये खर्चे वगैरह सारे हम कहां दिखाते हैं, डीआर साइड में ही दिखाते हैं हमेशा। किस साइड में दिखाते हैं, डीआर साइड में। दिखाने का तरीका तो डीआर साइड में। अब कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बैड डेब्ट्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स देखो हमारे ये पर्टिकुलर्स वाला कॉलम है, ये अमाउंट का है आपके। तो आप ये अमाउंट का देख लो, ये आपके पर्टिकुलर्स है और ये इधर अमाउंट है आपके। ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स में बैड डेब्ट्स हमारा कितना था, 1500 रुपए। पहले तो ये लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 1500 रुपए तो पहले डूब चुके थे, जिसका हमारे को मालूम चल चुका था। और ये तलपट तैयार करने के बाद में मालूम हुआ कि 500 रुपए और डूब गए। इसको हम इसमें जोड़ देंगे, किस नाम से, फर्दर बैड डेब्ट्स के नाम से। कितना, 500 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 2000 रुपए। यानी कि टोटल पैसा हमारा कितना डूब गया है, 2000। 1500 रुपए तो पहले ही हमारे को मालूम चल चुका था और 500 रुपए का बाद में पता चला। फर्क इतना ही है कि इसका पता हमारे को बाद में चला है तो ये बैड डेब्ट्स ही, लेकिन फर्दर शब्द इसलिए लगाते हैं कि इसका पता हमारे को बाद में चला था। तो टोटल बैड डेब्ट्स कितना हो गया, 2000, ये दिखा दिया। अब मैंने क्या बताया कि हमारे जो देनदार बचे थे उसमें कितना पैसा डूबने की संभावना है, वो क्या कहलाता है, न्यू प्रोविजन। वो भी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और किस नाम से दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसको किस नाम से दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये कैसे ज्ञात करेंगे, हमारे जो देनदार है कितने थे, 50,500। ये तो पहले से लेस किए हुए हैं, 50,500 है। लेकिन ये 500 रुपए हमारे को बाद में मालूम चला था कि 500 रुपए और डूब गए, तो ये 500 रुपए हम डेटर्स में से पहले लेस कर देंगे। तो अब हमारे देनदार कितने बचे, 50,000। अब हमारे जो देनदार 50,000 बचे हैं उनका 5% पैसा डूबने की संभावना है। तो ये न्यू प्रोविजन है जिसको हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से दिखाते हैं। तो 50,000 का 5% निकाल लेंगे तो कितना हो गया, 2500 रुपए। ये 2500 रुपए न्यू प्रोविजन है। हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, 4,500 रुपए। 4,500 रुपए हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा पहले का ओल्ड प्रोविजन जो हमने पिछले वर्ष ज्ञात किया था, प्रश्न में दे रखा है, कई बार होता है कई बार नहीं होता है, जरूरी नहीं, अगर नहीं दे रखा तो फिर कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर तलपट में पहले से दे रखा है, ये सीआर साइड में होता है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे। क्योंकि जो ओल्ड प्रोविजन है अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने नया प्रोविजन ज्ञात कर लिया है। तो पुराना जो आयोजन है वो लेस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो ओल्ड प्रोविजन, क्योंकि फिर पहचान क्या है, ये ओल्ड प्रोविजन है, या फिर आप डायरेक्ट ओल्ड प्रोविजन लिख सकते हो। और ओल्ड प्रोविजन कितना है, 2000 रुपए। 2000 लेस कर दिया तो कितना आ गया, 2500 रुपए। अमाउंट वाला जो कॉलम है इसमें हमारे को 2500 रुपए दिखाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे को दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। छोटा सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हम बैड डेब्ट्स लिखेंगे, फर्दर बैड डेब्ट्स जिसका पता हमारे को बाद में चला था वो भी हम जोड़ देंगे। तो टोटल बैड डेब्ट्स हमारा कितना हो गया, 2000। इसके बाद में न्यू प्रोविजन जो चालू वर्ष का हम ज्ञात कर रहे हैं उसको हम ऐड करेंगे। और ये न्यू प्रोविजन हम कैसे ज्ञात करते हैं, बताया था, डेटर्स में से हम क्या करेंगे, पहले फर्दर बैड डेब्ट्स ये लेस कर देंगे, क्योंकि ये हमने लेस नहीं किया था इसलिए। अगर ये नहीं होता, जब तुम डायरेक्ट डेटर्स का वो प्रतिशत निकाल लेते, तो 50,500 में से 500 रुपए लेस कर दिए, कितने बचे, 50,000। 50,000 का 5% हमारे कितना हुआ, 2500 रुपए। ये हमने जोड़ दिया। और जो ओल्ड प्रोविजन पहले से तलपट में दे रखा उसको लेस कर देंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं। ये है हमारे P&L में दिखाने का तरीका।
ये तो हो गया पी एंड एल में। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, एक बार बैलेंस शीट का देख लो अपना, जैसे टाइम हो रहा है तो मैं पहले बता देता हूं इसको। बैलेंस शीट में हमेशा इसको एसेट्स पक्ष में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट में इसको कहां दिखाएंगे, एसेट्स पक्ष में। एसेट्स पक्ष में कैसे दिखाया जाता है, सबसे पहले हम लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने थे, 50,500, 50,500 थे। इसमें से दो मदे लेस करेंगे, एक तो फर्दर बैड डेब्ट्स और एक न्यू प्रोविजन। दो ही मदे लेस करते हैं, कौन कौन सी, एक तो फर्दर बैड डेब्ट्स और एक न्यू प्रोविजन। तो फर्दर बैड डेब्ट्स FBD, फर्दर बैड डेब्ट्स कितना था, 500 रुपए, तो हमारे देनदार कितने बचे, 50,000। और एक आपके न्यू प्रोविजन, वो हम लेस कर देंगे। तो आप न्यू प्रोविजन के नाम से भी दिखा सकते हो। न्यू प्रोविजन हमारे कितना आया था, 2500 रुपए, ये 2500 रुपए आया था, ये 2500 रुपए लेस कर देंगे। अब हमारे देनदार अमाउंट में कितना दिखाएंगे, 47,500। बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखना कि डेटर्स में से हम दो ही मदे लेस करते हैं, लेस ही करते हैं, इसमें ऐड कुछ नहीं होता है। एक तो फर्दर बैड डेब्ट्स अगर है तो, क्योंकि कई बार होता है कई बार नहीं होता है, और एक न्यू प्रोविजन। इन दोनों मदों को लेस कर देंगे तो अब हमारे देनदार कितने बचे, 47,500। ये हमारे शुद्ध देनदार है, ये वो देनदार है जिनका पैसा कंफर्म हमारे को मिलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इसको दिखाते हैं। अब इसको एक बार तुम ये देख लेना, कल चाहो तो मैं एक बार इसको चाहे कल वापस से एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन एक बार इसको समझ लेना, क्योंकि मैंने इसमें पूरा टाइम एक ही एडजस्टमेंट में बताया ये आपके बैड डेब्ट्स वाला। पहले इसको P&L में दिखाएंगे, DR साइड में, और P&L में दिखाने का तरीका मैंने तुम्हारे को बता ही दिया कि P&L में हम कैसे दिखाते हैं। सबसे पहले बैड डेब्ट्स लिखेंगे, फिर फर्दर बैड डेब्ट्स, ये जो नीचे सूचना में दे रखा है। अच्छा, फर्दर बैड डेब्ट्स कभी होता है कभी नहीं होता है, अगर दे रखा है तो। और न्यू प्रोविजन, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये क्या है, न्यू प्रोविजन। और ये न्यू प्रोविजन हमने कैसे ज्ञात किया, देनदारों में से फर्दर बैड डेब्ट्स लेस करने के बाद। और फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं होता है तो डायरेक्ट प्रतिशत निकाल लेते। तो हमने 50,500 में से 500 रुपए लेस कर दिए, देनदार कितने बचे, 50,000, और 50,000 का 5% 2500 रुपए, ये न्यू प्रोविजन ऐड कर दिया। और ओल्ड प्रोविजन जो तलपट में पहले से दिया हुआ है, ये ओल्ड प्रोविजन होता है, इसको हमेशा लेस करते हैं। ये तो हो गया P&L में दिखाने का तरीका। और बैलेंस शीट में मैंने बताया कि डेटर्स में से हम दो ही मदे लेस करते हैं, एक तो आपके फर्दर बैड डेब्ट्स, ये 500 रुपए, क्योंकि इसको हमने पहले डेटर्स में से लेस नहीं किया था, इसलिए 1500 रुपए को तो हम लेस कर चुके थे पहले, इसलिए हम लेस करेंगे। और अब कितना पैसा डूबने की और संभावना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू प्रोविजन, उस न्यू प्रोविजन को भी हम लेस कर देंगे। तो समझ गए आ गया कि हम डेटर्स में से हम दो ही मदों को लेस करते हैं, एक आपके फर्दर बैड डेब्ट्स और एक आपके न्यू प्रोविजन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको दो जगह दिखाते हैं। ये एडजस्टमेंट आपको बैड डेब्ट्स वाला बताया, जिसको हम P&L में दिखाते हैं और बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, इसको चाहे कॉपी में एक बार उतार लेना, और कल मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। अमाउंट आपके चेंज हो जाएगा, मैं थोड़ा सा चेंज करके बता दूंगा आपको। ठीक है, तो कल क्या है आपके फिर एक बार ये कंफर्म हो जाएगा, तो बैड डेब्ट्स वाला जो एडजस्टमेंट है वो आपके कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है कि ये तलपट में है, ट्रायल बैलेंस में है, ये हमेशा इस प्रकार से होता है। तो आप ये कर लेना, तो बस इसका ध्यान रखो कि अपनी कॉपी में एक बार इसको जरूर उतार लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपके यहां तक ये सोल्व किया हुआ है कि इसको एडजस्टमेंट को P&L अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसको बैलेंस शीट में हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, ये कर लेना इसको। तो आगे तो अपना होगा नहीं, क्योंकि अपना जो टाइम अगली क्लास के लिए जैसे हो गया, तो इसमें नहीं हो पाएगा, तो इसको देख लेना। ये बस ये ध्यान रखना कि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, इसको चाहो तो तुम न्यू प्रोविजन के नाम से भी दिखा सकते हो।